हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और समर कैम्प में हम पढ़ रहे थे संधि। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था व्यंजन संधि और हम यहाँ नियम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के। तो आइए इसी को हम रिवाइज करते हैं और साथ में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम कुछ नियम पढ़ रहे थे बेटा, त संबंधी नियम। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो जहाँ पर एक व्यंजन और एक स्वर और एक व्यंजन, या एक व्यंजन और एक, यानी कि दो व्यंजन, एक व्यंजन एक स्वर एक व्यंजन आपस में मिलते हैं, वहां पर आपका व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि के 3 प्रकार हैं इसी के आधार पर। तो सबसे पहला है व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, और व्यंजन और व्यंजन का मेल। और व्यंजन संधि जब हम करते हैं तो जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं बेटा, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक नया वर्ण आ रहा है तो इसके कुछ नियम हैं। तो इन नियमों को आप पढ़ेंगे। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो जब पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन कब और कैसे होता है, इसका नियम है पहले। तो यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प ये सभी स्वर रहित हैं के बाद किसी भी वर्ग के दूसरे और तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह ये सभी स्वर रहित हैं, में से कोई आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए आप। यदि पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व, ह या फिर कोई स्वर आ जाए, तो इसके बाद इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि तीसरा और चौथा, इसमें तो कोई जरूरत नहीं याद करने की। साथ में य, र, ल, व, ह तक और कोई स्वर आए क के बाद, यानी कि पहले वर्ण के बाद। इन पहले वर्णों के बाद यदि ये वर्ण आए या कोई स्वर आ जाए, तो जो पहला वर्ण है ना बेटा, वो आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि क आपका ग में, सभी स्वर रहित हैं, च, ज में, ट, ड में, त, द में और प, ब में परिवर्तित हो जाता है। यही पहला नियम है और इस नियम को आप लिख लेंगे। तो जैसा कि क का ग में परिवर्तन हुआ, देखो इस क को हमने ग बना दिया आधा। च का ज में परिवर्तन हुआ, ज में परिवर्तन हुआ। ट का ड में परिवर्तन हुआ, त का द में परिवर्तन हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं उदाहरण। प का ब में परिवर्तन हुआ है। तो ये पहला नियम था। इसी का दूसरा नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो आपका पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होगा, ये थोड़ा सा सरल है। यदि पहले वर्ण क, च, ट, त, प ये सभी स्वर रहित, इनके बाद म या न ये भी स्वर रहित होंगे, ये आ जाए, तो क का अंग में, य फिर च का य में, त का य में हो जाएगा, ट का आपका अण में, त का न में और प का म में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमने कल की क्लास में नियम पढ़ाए थे। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे त संबंधी नियम। तो ये त संबंधी नियम बेटा आपने लिखे थे। त संबंधी नियम क्या होते हैं? त संबंधी पहला नियम क्या है कि जब त के बाद च या छ आए, जब त के बाद च या छ आए, तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है आधा, है ना। तो सत धन चरित्र सच्चरित्र, ठीक है। तो ये हमने आपको बताए थे, साथ में आपको दूसरा नियम बताया था। इसमें ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम था कि जब त के बाद ज या झ आए, तो त का बेटा ज हो जाता है। जैसे जगत धन जननी, तो त के बाद ज आया है, तो इसको त को हम आधा ज में परिवर्तित कर देते हैं। त के बाद यदि ट या ठ आए, तो त का ट हो जाता है। तो देखो ट के बाद ट आया है, तो आधा ट में परिवर्तित हो गया है। त के बाद फिर से ट आया है, तो ये फिर से आधा त में परिवर्तित हो गया है। जब त के बाद, देखिए थर्ड फोर्थ, जब त के बाद ड या ढ आए, तो त का ड हो जाता है। जैसे उद्धन डयन उड्डयन, तो त का हमने ड में परिवर्तन कर दिया, तो उड्डयन। त धन ड डमरू, है ना, तत् धन डमरू, तो इस त का आधा ड हो जाएगा। यही बात यहाँ पर कही है। सारे एक जैसे नियम हैं,
बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पांचवा एक नियम है कि यदि त के बाद ल आए तो त का आधा ल हो जाता है। देखो त के बाद ल आया है तो इस त का आधा ल हो जाएगा। उत धन लेख उल्लेख, तो ये नियम बहुत जरूरी है और इनको आप सभी लिखेंगे। और तत धन लीन त के बाद ल आया है तो इस त का आधा ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नियम के आधार पर ही है, चलिए इसे लिखेंगे। तो यहाँ त के आपने 5 नियम पढ़े। छठा नियम है कि यदि त के बाद ह आए, यदि त के बाद ह आए तो क्या हो जाता है, त का द और ह का ध, दो चीजें होंगी यहाँ पर। अभी तक हम एक ही चीज कह रहे थे, तो दोनों में परिवर्तन होगा। यदि त के बाद ह आए तो बेटा त का तो द हो जाता है, लेकिन ह भी परिवर्तित हो जाता है ध में। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, उत धन हत, है ना, उत धन हत। अब इसमें भी आपका क्या है, ये क्या है, हलंत के साथ, इस ओ के साथ ये बदल जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं त धन ह इस तरह से, और ओ इसके साथ अलग हो जाएगा। तो बेटा क्या कहा है, त का आधा द हो जाएगा, तो इसको तो आप आधा द इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो ह है ना, ये ध में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका और हलंत के साथ है और साथ में इसमें ओ है। समझ गए आप, ह त का परिवर्तन द में और ह का ध में। तो देखो ये हो गया है आपका द, और देखो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये ध हो जाएगा, है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, उद्धत, पूरा है ये, सॉरी, उद्धत। ठीक है, उद्धत सब हुआ ये। अब ऐसे ही उत धन हरण, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँ, तो उत धन हरण जैसे हम बात करें, उत धन हरण, तो आप कहोगे कि ये तो पूरा ह है। अरे पूरा है तो इसे हम तोड़ देते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर देते हैं। अब तो आया ना त के बाद ह, अब तो त के बाद ह आया है, तो इसने कहा कि जो त है बेटा उसको हम बदल देते हैं द में, तो इसको तो आधा द में बदल दोगे आप, और जो ह है ना इसको आप आधा ध में बदल दोगे, है ना। और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ध, यानी कि ये द और ध, बस इसका उ द उद्धरण। तो यहीं पर देख लीजिएगा, अगर वहां नहीं यहाँ पर देख लीजिएगा, उद्धरण हो गया। चलिएगा इसे भी नोट करेंगे आप। चलिएगा नेक्स्ट जो है, जब त के बाद देखिए तालव्य स आए तो बेटा यहाँ पर भी त का च और तालव्य स का छ हो जाता है। दो परिवर्तन इसमें भी आएंगे। दो चीजें आपको समझनी है, बाकी में तो हम एक ही परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो 8वां और 9वां नियम है इसमें आपको बहुत ध्यान से इसमें करना है कि 8वें में क्या कहा, त के बाद जब ह आ जाए तो त का तो बेटा द हो जाएगा, लेकिन ह को वर्ण विच्छेद करने पर वो स्वर रहित ह होगा, उसका ध हो जाएगा, फिर अ के साथ जुड़ेगा तो ध हो जाएगा पूरा। कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो आपका ह है वो आपका ध में परिवर्तित हो जाता है सीधी, है ना, इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने किया। अब यहाँ पर क्या कहा, यदि त के बाद तालव्य स आ रहा है, तालव्य श आ रहा है तो त का तो बेटा स हो जाता है, च हो जाता है, सॉरी, ये सभी स्वर रहित हैं। और जो आपका स है तालव्य श, ये आपका छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, तो क्या कहा इसने कि चौ बेटा सौ में किसका, त का चौ में परिवर्तन हो जाएगा, आधा चौ है ये, तो ये जो तौ था ना वो आधा चौ में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो ये आपका तालव्य सौ है ना, ये आपका छ में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखो, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, जैसे सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, तो हमने कहा था कि जब भी आप संधि करते हैं तो दो शब्दों के, दो वर्णों के बीच संधि होती है।
तो बेटा यहाँ से त धन शा, है ना। अब इसे भी आप तोड़ेंगे, ये तो आपका स्वर रहित स धन आ हो जाएगा, है ना। ऐसा ही आप इसे लिखेंगे। अब नियम ने कहा, नियम में कहा गया है कि यदि आपका इस तो के बाद सौ आ जाए, सौ आया है, हाँ सौ आया है, तालव्य सौ आया है, तो इस चौ को तो बेटा आप इस तो को तो आप आधा चौ में परिवर्तित कर देंगे। चलिए इसे आप आधा चौ भी लिख सकते हैं। और जो ये श है ना, ये छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये छ में परिवर्तित हो जाएगा और बाद में आ जुड़ेगा तो छा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, स च शास्त्र, है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये नियम और इसके साथ का ये उदाहरण हो गया। ऐसे ही आप देखिए उत धन श्वास, उत धन श्वास, उत धन श्वास। तो चलिए उत तो को जोड़ेंगे और इसे आप आधा सौ इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद ये आया है तो क्या कहा बेटा, इसका तो हमें बदलना है, किसमें, चौ में बदलना है, ठीक है। और क्या कहा, ये तो छौ में परिवर्तित हो जाएगा, पूरा पूरा छौ आएगा, ठीक है। तो बस इन दोनों के स्थान पर ये लिखें, ओ पास, इस तरह से, बस यही आपकी संधि हो जाएगी। तो ये तो सभी आपके 9 नियम यहाँ पर तो संबंधी नियम थे। सभी नियमों को आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहला नियम है कि तो के बाद चौ या छ आए तो के स्थान तो का बन जाएगा, चौ सभी स्वर रहित हैं, जैसे सत धन चरित्र तो सच्चरित। दूसरा नियम है तो के बाद ज या झ आए तो बेटा आपका जो तो है उसका ज हो जाएगा, यानी पहला ही जो आपका यहाँ पर वर्ण है वही हो जाएगा। फिर तो के बाद यदि ट या ठ आए तो का ट हो जाएगा, स्वर रहित ट, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तत धन टीका तट्टिका, ठीक है। त के बाद यदि ड या ढ आए तो बेटा त का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, स्वर रहित ड, ठीक है। और पांचवा नियम है कि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, स्वर रहित, है ना। जब त के बाद ह आए तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। ये आपका अंतिम नियम, लास्ट, सेकंड लास्ट। एंड जब तो के बाद तालव्य स आए तो का च और तालव्य स का छ हो जाता है। ये सभी नियम बेटा आपने यहाँ पर पढ़े हैं, इनको आप एक बार जल्दी से लिखें और फिर हम नेक्स्ट करेंगे मौ संबंधी नियम। अब है नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पर मौ संबंधी नियम। मौ से संबंधी यहाँ पर कुछ नियम है। आपने अभी तक तो से संबंधित 8-9 नियम पढ़े हैं और कुछ मिलते जुलते नियम हैं, और साथ में अंतिम जो नियम है उसमें 2 परिवर्तन होते हैं। आप तो को भी परिवर्तित करते हैं और तो के बाद जो वर्ण आता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अब मौ संबंधी नियम क्या है, मौ क्या कहता है ना। नेक्स्ट है मौ संबंधी नियम। तो मौ संबंधी नियम कुछ इस प्रकार से है, यदि मौ के बाद क च ट त प आए, यदि मौ के बाद क च ट त प आए, सभी स्वर सहित हैं, तो मौ के स्थान पर जो आपका मौ है बेटा, स्वर रहित मौ, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। उसका चंद्र बिंदु में बना, अनुस्वार का मतलब उसको हम सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी बना देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, मौ संबंधी नियम। बहुत ध्यान से आपको देखना है कि यदि मौ के बाद क च ट त प आए, ठीक है, चाहे क आए, च आए, ट आए, त आए, प आए, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कैसे हो जाता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए मौ का अंग में परिवर्तन क्यों हुआ, मौ के बाद क आया है और क वर्ण का पांचवा वर्ण क्या है बेटा, अंग, ठीक है। अब इसने कहा समधन
कल्प, समधन कल्प। तो म के बाद क आया है और क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो म है ना बेटा, इसने कहा कि म क्या हो जाता है, म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो इसके स्थान पर उसी वर्ण का वो अनुस्वार हो जाता है। यानी कि अब म ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, संग, संग, क्योंकि अंगा बना है ना, तो संग, संग, संकल्प, संकल्प। तो अब पढ़ते कैसे हैं, संकल्प, संकल्प, क्योंकि अंगा बना है, संकल्प, संकल्प। इसी प्रकार से समधन गम, तो मौ के बाद आया है गौ, और गौ किसका वर्ण है, गौ कौन से वर्ग, गौ किस वर्ग में आता है, क वर्ग में। तो बेटा गौ किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण है ग, अंग। तो क्या हो जाएगा ये मो, संगम, संग कैसे पढ़ क्या रहे हैं, संग, अंगा का पढ़ रहे ना, संगम, संगम। आगे देखिए, मो के बाद चौ, अब बेटा चौ का जो अंतिम वर्ण है वो यों है, क्या है, यों है। चौ वर्ग का, जैसे यदि हम चौ लिखें, चौ वर्ग, तो बेटा क्या आता है, च, छ, ज, झ और यों। अब क्या आया है, अब आया है यहाँ पर समधन, मौ के बाद आया है क्या, चय, समधन चय। चौ वर्ण का पांचवा वर्ण क्या है, यों। क्या कहा है, इस मौ को हमने क्या करना है, अनुस्वार बनाना है, और किसका, उसी वर्ण के पांचवें वर्ण, उसी वर्ग का, यानी जिस वर्ग में ये चौ है, चौ वर्ग का पांचवा वर्ण है यों। तो ये मौ बन जाएगा ऊपर सिरो रेखा के ऊपर, तो सन, सन यों है ना, संचय, संचय, उच्चारण किसका आ रहा है, यों का, संचय। ठीक है, इसी प्रकार से समधन जय, तो जौ कहाँ पर आता है, जौ भी इसी वर्ग का है, तो यानी कि यहाँ पर भी यों हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सन, संजय, संजय, यों का बना, हमने अनुस्वार बनाया है। समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखें। इसी प्रकार मौ के बाद मौ धन तौ, तौ वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, नौ, तौ वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न। अब ये क्या बनेगा, मो, न बनेगा। अब इसका उच्चारण कैसे होगा, संतोष। देख रहे हैं आप, सब में सिरो रेखा के ऊपर अलग अलग बिंदी एक ही तरह से लगी है, लेकिन उच्चारण अलग अलग तरीके से हो रहा है, नियम के अनुसार। क्या नियम, पहली बार कहा कि जब मो के बाद क आए तो अंगा हो जाएगा, जब मौ के क वर्ग या क वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जब मौ के बाद च या च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो यों हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कैसे, संकल्प, अंगा का बड़ा उच्चारण किया, हमने इस मौ के बाद ग लिखा तो ये क वर्ग का ही था, इसी वर्ग का यों बनेगा, तो संगम। ऐसे ही हमने समधन चय पढ़ा, दोनों को जुड़ाया, तो देखो मौ अब किस वर्ग का अनुस्वार बनेगा, चौ वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, यों, तो संचय, संचय। देख रहे, पढ़ने में अलग अलग उच्चारण आ रहा है, संजय, संजय। अब आगे देखिए, अब अभी इसमें क्या था, संकल्प था, इसमें संगम था, इसमें संचय था, इसमें संजय था। अब इसमें हम सम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सन, न का उच्चारण आ रहा है ना, आधा नौ का, संतोष। तो देखो इस मौ को हमने अनुस्वार बनाया है, किसका, इस नौ का, सिरो रेखा के ऊपर। तो पढ़ेंगे कैसे, संतोष। उच्चारण में फर्क है, उच्चारण में बड़ा फर्क है, संतोष। द, द किस में आता है, त थ द ध, न। ठीक है, द किस में आता है, किस वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, त, थ, त थ, द ध और न, ये पांच, नौ इसका है ना। तो देखो मौ के बाद द आया है, द किस वर्ग का है, तो वर्ग, इसका पांचवा वर्ण क्या है, न। तो अब ये मौ क्या बनेगा, नौ बनेगा अनुस्वार में। तो संदेश, किसका उच्चारण आ रहा है, नौ का उच्चारण, संदेश,
किसका? संदेह, सॉरी संदेह, संदेश भी हो सकता था, संदेह। समधन भावना, समधन भावना। अब देखो भ किस वर्ग का है? प, फ, ब, भ, मो। अब इसका पांचवा वर्ण क्या है? मो। अब ये जो मो है ना बेटा, ये इसके ऊपर जाकर के मो का ही अनुस्वार बनेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? सम नहीं कह रहे, हम कह रहे सम, सम। उच्चारण किसका आ रहा है? मो का उच्चारण। तो संभावना, उच्चारण देखेंगे, संभावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। ये नियम है और ये नियम आपको पढ़ने हैं, करने हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए क्या नियम था कि यदि मो के बाद, यदि मो के बाद क, च, ट, त, प इन वर्गों के कोई भी वर्ण आए तो जिस भी वर्ग का वो वर्ण होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाएगा। शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी आएगी और वो उस वर्ण का पांचवा वर्ण होगा। ठीक है? और मो के स्थान पर होगा, है ना? जैसे था समधन कल्प, मो के बाद क आया है, क का अंतिम वर्ण है अंग, तो इसमें हमने क्या लिखा? मो को क्या लिखा? संग, संग, संगम या संकल्प, दोनों में आया है। ये गौ भी आपका क वर्ण का ही है, क वर्ग का वर्ण है, तो इसका भी अंग हो जाएगा। संग, संकल्प, संगम। अब च आया है, च का क्या होता है? यो। तो सन, यो आ रहा है ना यहाँ, संचय, संचय। फिर म के बाद ज आ रहा है, ये भी यो वर्ग का, च वर्ग का ही है, तो इसमें भी यो ही आएगा। तो संजय, संजय। फिर म के बाद क्या आ रहा है? त आ रहा है, त वर्ण। त किसमें आता है? त का अंतिम वर्ण क्या है? नौ। पांचवा वर्ण क्या है? नौ। तो अब क्या होगा? सन, संतोष। क्या होगा? संतोष। ठीक है, संतोष। चलिए, समधन देह। अब द, द किसमें है? द भी इसी में है बेटा, तो संदेह। ऐसे ही मो के बाद प आ गया और प का अंतिम वर्ण मो, संपूर्ण, संपूर्ण। और संभावना, संभावना। तो कभी आपने सोचा है कि बिंदी तो एक जैसा है लेकिन इसको हम अलग कहीं पढ़ रहे हैं? सम कहीं पढ़ रहे हैं, सन कहीं पढ़ रहे हैं, सम कहीं पढ़ रहे हैं, सन। तो ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं हम सम, कहीं हम सन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये नियम यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये म से संबंधित पहला नियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम पहले वर्ण की बात कर रहे हैं। यदि म के बाद य, र, ल, व, उसके बाद तालव्य स, मूर्धा स और दंत स और ह आए तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। ये तो पहले वर्ण की बात थी। लेकिन यदि य आए, र, ल, व, या तीनों स और ह आए तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार भी उसमें हमें सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी रखनी है। जैसे समधन व, देखो म के बाद व आया है तो क्या हो गया? संवाद। सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी रखेंगे। फिर म के बाद य आया है, य के लिए भी कहा था। ठीक है, तो संयोग। सम, मो धन स, स भी आया है तो संसार। सम धन लग्न, मो के बाद ल आया है, ल की बात हुई थी, बिल्कुल संलग्न। ऐसे ही सम धन रक्षण, तो र भी आया है इसमें, तो देखिए संरक्षण। सम धन सय, संचय, स भी आया है, तो ये भी आपका मो संबंधी नियम है दूसरा। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नियम है मो संबंधी, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।